सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर के बारे में, दैट इज़ पेट्रोलियम एंड कंबस्शन। ये है आपका केमिस्ट्री से टॉपिक। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जब भी दिमाग में आता है तो क्या आता है? पेट्रोल, जो एक तरह का फ्यूल है जो आपको अपने व्हीकल्स को रन करने के काम आता है। सेकेंड नंबर पर आता है कंबस्टन। अब कंबस्टन क्या चीज़ है? किसी चीज़ को बर्न करना, किसी फ्यूल को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज़ नोन एज कंबस्टन। तो मतलब जो हम ये बर्न कर रहे हैं फ्यूल को, जिस तरह से आप अपना कोयला जलाते हो, कोल को जलाते हो, तो वो क्या है? कंबस्टन ऑफ कोल। इसी तरह से आप अपने केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हो, उसको जलाते हो इन लैम्प्स, इन स्टोव्स, तो वो भी क्या है? कंबस्टन। तो ये तो हो गया ब्रीफ सा। तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं अब हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज बहुत 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 सारे सोर्सेज हैं। तो उनमें से कुछ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बेसिकली ब्रॉडली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब इतने सारे हैं तो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है रेन्यूएबल। रेन्यूएबल की क्या खासियत है कि आप जितना मर्जी इस्तेमाल करते रहो, वो फिर आपको अबंडेंस में अवेलेबल रहेगा। जैसे आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कभी ना ख़त्म होने वाला सोर्स है, वो आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से एनर्जी पैदा होती है। इसी तरह से आपकी होगी जियोथर्मल एनर्जी। तो इस तरह से जो आपके डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि रिन्यू होती रहे जो चीज़। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी होते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल में दिक्कत क्या है कि सोर्सेज तो ये अच्छे हैं, ठीक है, एनर्जी काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, बट इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो आपने एक बार यूज़ कर लिया, फिर आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने यूज़ चलो कर भी लिया, चलो कर रहे हो यूज़, आप सोच रहे हो कर लेते हैं, पर इसका एनवायरनमेंट पे काफ़ी बुरा असर है, पोल्यूशन बहुत क्रिएट करता है। सो दिस इज़ अ रीज़न कि हम नॉन रिन्यूएबल की जगह पे आजकल रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर स्विच कर रहे हैं, ताकि हम उनको ज़्यादा यूज़ करना शुरू करें और जो नॉन रिन्यूएबल की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं, वो होने बंद हो जाएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जो सन है वो आपका अल्टीमेट सोर्स है सारी की सारी एनर्जीज़ का, ठीक है। और जो बाकी सारे जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे किस पर डिपेंड कर रहे हैं? सन के ऊपर। ओके, आगे चलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग मैटर। अब जो लिविंग मैटर है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो बेचारे मर गए थे, उनका ये काम वट एवर इट इज़, तो उनका क्या सीन हुआ कि वो बेचारे नीचे दब गए, ज़मीन के तो दब गए, तो एक के ऊपर एक मिट्टी की लेयर चढ़ती गई। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, सालों बाद क्या हुआ, बेचारे नीचे के नीचे जाते गए। तो जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह से उनकी जो बॉडी सी डेड बॉडीज़, वो किस में कन्वर्ट होगी? फॉसिल फ्यूल में, जिसको आज आप कोल, पेट्रोलियम के नाम से जानते हो। तो ये थी आपकी एक बेसिक, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे। तो आगे चलते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है वो चीप सोर्स है एनर्जी का। चीप सोर्स मतलब सस्ते मिल जाते हैं, आराम से अवेलेबल होते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जलते अच्छे हैं। इनमें से कोल आ जाता है आपका, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आ जाते हैं। आगे आ जाता है आपका कोल और पेट्रोलियम। अब कोल और पेट्रोलियम काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। अब जो मॉडर्न सोसाइटी चली, इनके सिर पर रही है। अगर आप बात करें मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, सबसे पहले तो व्हीकल है, दूसरे नंबर पे गैस स्टोव्स हैं। तो गैस स्टोव्स व्हीकल चलाने के लिए, सब काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉसिल फ्यूल्स, जो कोल, पेट्रोलियम, ये सब काम करते हैं। तो मतलब कि ये क्या है आपका? एक मॉडर्न सोसाइटी का फ्यूल। सो आगे चलते हैं। साथ ही साथ ये अर्थ क्रस्ट में आपको आराम से मिल जाते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ईजी है, आराम से इनको निकाल लिया जाता है। इनके करेक्टर्स स्पेसिफिक रहते हैं, ये अपने करेक्टर्स नहीं चेंज करते हैं, ये बड़े स्टेबल होते हैं। अगर इफ़ दे बर्न्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आप जहाँ पे मर्जी ले जाओ इसको पूरे वर्ल्ड में, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करेगा। ये नहीं कि आज की यहाँ की अमृतसर वाली खान से निकला है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। इनकी ये प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, ठीक है। तो यही इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। साथ ही साथ ये चीप सोर्सेज का क्या मतलब है? अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो जो सबसे प्राइमरी, सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो यही यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न। आगे क्या है आपके पास? कोल। अब जो कोल का उसने क्या बोला? कोल एक तरह का मिनरल है जो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है। आपको ये किससे बना है? रिमेन्स ऑफ प्लांट से, जिसको अर्थ क्रस्ट के नीचे जो बेचारे दब गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स को, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर प्रोसेस बताई थी। तो आगे कंपोजिशन इसकी कैसे हुई? इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें कार्बन प्रेजेंट है और साथ में इसके कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स भी प्रेजेंट है, और इसमें थोड़ी सी अमाउंट में सल्फर भी पाया जाता है। आगे क्या है? डिपॉजिट्स। इसके डिपॉजिट्स कैसे हुए? अब कहते हैं अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि जो कोल
ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है वो बड़ा नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है ये नहीं है कि आपको हर जगह पे कोल मिल जाएगा, आपको स्पेसिफिक जगह पे ही कोल मिलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, स्पेसिफिक जगह पे कोल क्यों मिलता है, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर जगह पे है। तो मतलब कि अब जैसे कोल की माइंस हैं तो पर्टिकुलर वही जगहों पे ही आपको कोल मिलेगा। अगर आप अमृतसर में बात करो तो अमृतसर में आपको कोल नहीं मिलेगा ड्यू टू इट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं, कहते हैं एशिया 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट करती है टू द टोटल कोल प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ जो आपकी अमेरिका है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, वो मोर देन हाफ कंट्रीब्यूट करती है। तो मतलब कि ये इनकी कंट्रीब्यूशन होगी, मतलब दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। तो इंडिया के पास सबसे लार्ज डिपॉजिट्स माने जाते हैं कोल के ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एस्टिमेट किया जाता है कि जो 80 बिलियन टन के करीब जो कोल की डिपॉजिट्स हैं इंडिया के पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो कोल है वो कौन सी स्टेट में अवेलेबल है, एक झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। आगे फॉर्मेशन कैसे होती है बेसिकली, कहते हुआ क्या, कुछ साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कुछ साल भी नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, अर्थक्वेक और वल्केनिक एरप्शंस की वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट की इस तरह से प्लेन सरफेस थी, जैसे वो सीधी होनी चाहिए थी, तो ये बेचारी नीचे धसकी इस डायरेक्शन में। नीचे धसने की वजह से क्या हो गया कि जितने भी बेचारे प्लांट्स से, एनिमल्स से वो मूव कर नहीं पाए, तो वो क्या हुए, नीचे दफन होते गए, मतलब दे गेट बरेड होने की वजह से क्या हुआ, उनके ऊपर एक मिट्टी की लेयर चढ़ती गई, और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। तो ये सब आपकी स्टोरी इसमें लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रमेंडस प्रेशर एंड हीट विच फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कोल। अब कोल कैसे बना, प्लांट्स और एनिमल्स से बना, उनके डेड रिमेन से, बट कैसे, ड्यू टू ट्रमेंडस हीट एंड प्रेशर और हीट की वजह से बना। और ये जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट मैटर को बेचारे को कन्वर्ट कर दिया जाता है कोल में, उसको हम बोल देते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल मैटर, ठीक है। तो आगे क्या आपके पास टाइप्स, इसमें टाइप्स क्या है आपकी, अब जो कोल है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहले पीट, सबसे लो क्वालिटी माना जाता है, इसमें 60% कार्बन होता है, ठीक है, तो इसको लोएस्ट ग्रेड भी कहा जाता है, और ये फर्स्ट स्टेज पे आपको मिलता है कोल फॉर्मेशन की। लिग्नाइट जो है उसमें 67% कार्बन होता है, ये सबसे इसकी पुअर हीटिंग पावर होती है, मतलब अच्छे से जल नहीं पाता है, पर ये दिखने में काफ़ी लस्टरस होता है वन ड्राई। लस्टरस का मतलब बड़ा चमकदार होता है जब सूखा हुआ होता है। आगे आता है आपका बिटुमिनस। अब बिटुमिनस में क्या है, ये सॉफ्ट कॉल होता है, इसमें 88% आपकी कार्बन होती है। इसकी अब जो गैस है, जब इसको हीट किया जाता है तो इससे गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, और इट बर्न्स विद अ येलो एंड ल्यूमिनस फ्लेम, तो मतलब कि जलता अच्छा ये भी। आगे आपका एंथ्रासाइट। अब एंथ्रासाइट के पास है 96% कार्बन है, और साथ ही साथ ये लस्ट्रस है, मतलब चमकदार है, एंड इट बर्न्स विदाउट स्मोक। अब ये जब बर्न होता है इससे कोई धुआं नहीं निकलता है, और साथ ही साथ ये हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में देता है, और जो रेसिड्यूज बचते हैं, मतलब जो ऐश, जो राख बचती है, वो बहुत बहुत कम बचती है। तो उसके यूजेस कहाँ हैं, सबसे पहले तो ये जो कोल है इसको थर्मल पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, पानी को गर्म करता है ये, और उसको भाप में कन्वर्ट करता है, स्टीम में कन्वर्ट करता है, और स्टीम को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एट थर्मल पावर प्लांट्स। तो इस तरह से ये किसका इस्तेमाल करते हैं, कोल का। अब जो कोल है उसका इस्तेमाल किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेज। अब फ्यूल गैसेज बनाने के भी इसका काम आता है, जैसे कोल गैस हो गया, ये कोल गैसेज बनाने के काम आता है। अब ये सिंथेटिक ऑयल्स और सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में भी काम आता है। तो इसके सिंथेसिस के लिए किया क्या जाता है, जो कोल है उसको फाइनली बहुत बारीक पाउडर उसका पीस लिया जाता है, और उसको एक सॉल्वेंट मतलब एक किसी लिक्विड में घोल लिया जाता है, जो गर्म लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है आगे इसको ट्रीट किया जाता है, मतलब इसमें डाली जाती है हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन डाल देते हैं। अब जो हाइड्रोजन वो क्या करती है, वो आपके जाके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के साथ, जो कोल के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ कंबाइन कर जाती है। तो होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो बेचारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, और इनमें से कुछ होते हैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम के जैसे दिखते हैं, जो पेट्रोलियम की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, दूसरे फ्यूल्स बनाने में भी हेल्प करता है। तो नेचुरल गैस ऑब्टेन करने में भी हेल्प करता है। नेचुरल गैस कैसे, तो फिर से इसका पाउडर कर लो, उसको हीट करो हाइड्रोजन के साथ अंडर प्रेशर, तो हाई टेम्परेचर तो वैसे ही क्योंकि आप हीट कर रहे हो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, अगर कैटलिस्ट आप डालोगे, कैटलिस्ट ऐसा बंदा है कि अगर वो होगा तो तभी काम होगा। फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर आपको कपड़े चाहिए
तो कपड़े लेने के लिए आपके साथ कौन जाएगा? मम्मी डैडी। तो मम्मी डैडी क्या है, वो ऐसे इंसान है, अगर वो जाएंगे तो आपको कपड़े मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अब इसी तरह से इसमें डाला जाता है ऐसा ही इंसान जिसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम बोल देते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया इसको। और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं कोल में, वो कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म मीथेन। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, अब इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो मीथेन बना देता है कोल के कंपोनेंट्स के साथ कंबाइन करके। आगे कहते हैं जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तो इसकी वजह से जब कोल की जाती है तो आपको कोक मिलता है, टार मिलती है, कोल गैस एटसेट्रा कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। कहते हैं जब कोल है, कोल से काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें मिलते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, टोलिन, फिनॉल, एनिलिन, नैप्थलीन एंड एंथ्रेसीन आर ऑब्टेन्ड। आगे क्या है आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है, यहाँ पे पूरी मेंशन की गई है आपको। होता क्या है, यहाँ पे कोल ले लिया जाता है, पाउडर्ड कोल, उसको हीट किया जाता है यहाँ पे बर्नर की हेल्प से। फिर ये जो बॉइलिंग ट्यूब है, इससे यहाँ से निकलता है लिक्विड, जो यहाँ पे आके नीचे सेटल हो जाता है, इसको कोल टार कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे अमोनिकल फ्लूइड, अमोनिकल लिक्विड आके जमा हो जाता है, और ऊपर यहाँ पे इस रीजन में होती है आपकी कोल गैस। और ये जो कोल गैस है यहाँ से एक रिलीज़ होके दूसरे चैम्बर में जाके कलेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से होती है आपकी क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये थी आपकी प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। तो इससे आपको एक कोक मिल जाता है, कोल टार मिलती है, ठीक है, एंड आपको कोल गैस मिलती है, अमोनिकल लिक्विड। अब आप सोचेंगे कि हमने कोल टार तो ये रहा, ठीक है, अब आपका अमोनिकल लिक्विड ये रहा, अब आपका कोल गैस ये रही, तो वेयर इज़ आर कोक। तो कोक क्या होता है बेसिकली, कोक ये वाला जो कोल वाला पार्ट होता है जो आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बच जाता है, उसको हम कोक बोल देते हैं, ठीक है। इसकी भी जो बर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, ये इट बर्न्स विदाउट एनी स्मोक, और ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करता है, और इसमें काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होती है, अप्रॉक्सीमेटली 98% के आसपास इसमें कार्बन होती है। पर इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल कम किया जाता है। एज अ फ्यूल इसलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है, कहते हैं क्योंकि हम इसे किसी और वैल्यूएबल काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर सब्सटेंसेस। सो आगे चलते हैं। अब जैसे कोक आ गया, फिर से आपका कोक का उसने बोला था 98% है। चारकोल की तरह एक बहुत अच्छा फ्यूल है, बर्न्स विदाउट स्मोक, एंड साथ ही साथ इसको कम एम्प्लॉय किया जाता है। इट इज़ सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभी, इसे कभी कभी यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। क्यों? क्योंकि इसका और वैल्यूएबल यूज़ हो सकता है। तो इसको कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। सो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, और ये फ्यूल्स बनाने के भी काम आता है, जैसे आपका वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस एटसेट्रा। तो आगे क्या आपका जो वाटर गैस है उसका फॉर्मूला ये रहा, कोक कंबाइन कर रहा है स्टीम के साथ, तो ये क्या बन गई आपके पास, वाटर गैस। तो आगे आ रहा है आपके पास प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस के साथ क्या कंबाइन किया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये बेसिकली इसका मिक्सचर होता है। तो ये ऑक्सीजन कंबाइन करे इसके साथ नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये बन रहा है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो आगे कोल टार की बात करते हैं। कोल टार बेसिकली क्या है, कार्बन का ही कंपाउंड है, पर ये थिक कलर का ब्लैक लिक्विड होता है, ओके। तो ये आपको कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह लीजिए चाहे यहाँ से, इस प्रोसेस से, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको कोल टार मिलता है बेसिकली। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी आपको कभी कभार मिल जाता है, इसका वैल्यूएबल यूज़ है। साथ ही साथ इसके काफ़ी वैल्यूएबल यूज़ है। इसका काम किस में आता है, डाइस बनाने का काम आता है, एक्सप्लोजिव मतलब बॉम्ब्स बनाने का काम आता है, ग्रेनेड्स बनाने का काम आता है, ये सब इसका काम है। आगे जो पेंट्स हैं, पेंट बनाने में इसका काम है, सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब ये बनाता है। और साथ ही साथ इसमें से जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, पेट्रोलियम कंटेन हाइड्रोकार्बन ऑफ द पैराफिन सीरीज अप टू 100 एंड मोर देन कार्बन आइटम्स एंड चेन। अभी ये बता रहे हैं कि अब जो आपका पेट्रोलियम केमिकल है, ये इसके साथ ही ये टॉपिक, अब जो आपका पेट्रोलियम केमिकल है ना, पेट्रोलियम एक तरह का केमिकल ही है, जो ये केमिकल सब्सटेंस है ना, इसके पास ना हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। और कहते हैं ये जो इनकी चेन है, जैसे आपको कैटेनेशन की प्रॉपर्टी याद ही होगी, एटम्स वाले चैप्टर में आपको कराई गई थी, तो कार्बन के पास होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है कि ये जो आपके जितने भी कार्बन एटम्स, ये हाइड्रोकार्बन चेन है ना, ये बहुत लंबी लंबी चेन्स है, 100 से भी ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास। तो ये जो फॉर्म है, इसकी जो अनरिफाइंड फॉर्म है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। अब कहते हैं जो पेट्रोलियम है वो एक रॉक ऑयल है, रॉक से आता है। क्या बिलीव किया जाता है, जो ऑर्गेनिजम्स बेचारे सी में रह रहे थे, तो वो आफ्टर
डेथ आफ्टर द डेथ, जब वो मर गए तो वो नीचे दफन हो गए जाके सी में, तो वो अंडर लार्ज प्रेशर एंड हीट किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पेट्रोलियम में। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, पेट्रोलियम एज अ फॉसिल फ्यूल। तो आगे क्या है आपके पास रिफाइनिंग। अब इसकी रिफाइनिंग बहुत ज़रूरी है। रिफाइनिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कुछ आपके हाइड्रोकार्बन्स आपकी व्हीकल के लिए ठीक है, कुछ काफ़ी बुरे होते हैं, तो इसलिए इसकी प्रोसेसिंग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब इसे निकाला जाता है तो ये काफ़ी फाउल स्मेलिंग, मतलब इसकी स्मेल बहुत अजीब सी होती है, ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। साथ ही साथ इसमें वाटर भी होता है, रॉक भी होता है, सॉल्ट भी होता है। तो ये सारे मटीरियल्स होते हैं जिनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको रिफ़ाइन किया जाता है इस तरह से। इसकी रिफाइनरीज़ होती हैं, आपको गुजरात में भी एक रिफाइनरी मिल जाएगी रिलायंस वालों की, तो उनकी काफ़ी बड़ी रिफाइनरी है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनरी। तो ये अब उनको सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर समरी मिलेगी। सबसे पहले तो कैरोसिन आता है। कैरोसिन का क्या होता है, बॉइलिंग रेंज 423 केल्विन टू 573 केल्विन, और साथ ही साथ इसके पास एल्केन्स होते हैं और उनकी चेन होती है 11 to 16 कार्बन की। साथ ही साथ इसे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेट्रोमैक्स जलाने के लिए, लैंटरेंस जलाने के लिए, लैम्प जलाने के लिए, स्टोव एटसेट्रा। और एक स्पेशल ग्रेड होता है कैरोसिन का, उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल का मतलब ही यही है कि ये जो उड़ने वाली चीज़ें हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एविएशन वर्ड आया एव्स से। एव्स बेसिकली साइंटिफिक नाम होता है आपके बर्ड्स का, ठीक है। तो एरोप्लेन्स, जेट इंजन्स, ये जो सब हैं इनमें ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। अब पेट्रोल की रेंज क्या है, 343 केल्विन टू 393 केल्विन। इसको हम गैसोलाइन भी कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है, पैराफिन्स होते हैं फ्रॉम पेंटेन टू डोडेकेन। अब ये पैराफिन्स बेसिकली ना आपके हाइड्रोकार्बन्स का नाम है। ये पेंटेन से लेके डोडेकेन तक होते हैं। पेंटेन का मतलब होता है जिसके पास 5 कार्बन्स हों, ठीक है। डोडेकेन का मतलब जिसके पास मोर देन 10 कार्बन्स हों, तो मतलब कि इसके पास काफ़ी लंबी लंबी चेन्स होती हैं। साथ ही साथ ये 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में और कार्स में एज अ फ्यूल यूज़ होता है। और ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आता है आपका रेसिडुअल ऑयल। अब जो रेसिडुअल ऑयल है आपका, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डिस्टिलेशन। अब जो पेट्रोल है उसकी डिस्टिलेशन की जाती है सबसे पहली वाली, तो उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड ऑयल, ठीक है। अब ये जो रिड्यूस्ड ऑयल है, अब इसको फर्दर इस डिस्टिल्ड इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में इसको और डिस्टिल किया जाता है ताकि इससे क्या हमें मिले, बिटुमेन एज अ रेसिड्यू। अब जो बिटुमेन है आपका, वो क्या किया जाता है, इट इज़ लार्जली यूज इन मेकिंग रोड सर्फेसेस। अब रोड सर्फेसेस बनाने के ये काम आता है, और साथ ही साथ जो वायर्स होती हैं, मोटी मोटी वायर्स होती हैं ना, उनकी कोटिंग बनाने के भी काम आता है ताकि उनको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ पे उन्होंने एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जितने कंपोनेंट्स निकलते हैं उनके बारे में सब डिटेल दी हुई है डीप, यू कैन गो थ्रू देम। इसमें उनका फ्रैक्शन मेंशन की हुई है, मतलब पहले कौन सी चीज़ आती है, फिर उसका बॉइलिंग रेंज बताई गई है, और इसकी जो कॉम्पोजिशन है, मतलब ये किस तरह की इसका स्ट्रक्चर है केमिकल, उसके बारे में बताया गया है, और इसके यूजेस क्या क्या उसके बारे में बताया गया है। सो यू काइंडली गो थ्रू देम, और क्रैकिंग की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।